डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अब अगले क्लास पे आते हैं। लास्ट टाइम पे आपने टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में पढ़ा था और हमने उसमें हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम तक आपको बता दिया था। आगे हम आते हैं टैक्सोनॉमिकल कीज के बारे में। यहाँ पे हम आपको बताते हैं। तो जो टैक्सोनॉमिकल की होता है ये भी एक टाइप का टैक्सोनॉमिकल एड होता है। ध्यान देना, ये भी एक टैक्सोनॉमिकल एड होता है। की चाबी होता है ना, तो ये भी एक टाइप का टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज टैक्सोनॉमिक पर्पज के लिए किया जाता है। जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क था ना, तो ये सबसे अलग कैसे है, ध्यान देना। जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, जूलॉजिकल पार्क, म्यूजियम, वो सब बेटा कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह था, स्थान था, प्लेस था, जहाँ पे प्लांट को या एनिमल को या दोनों को कंजर्व किया जाता था या प्रिजर्व किया जाता था। लेकिन ये उनसे अलग है, क्योंकि ये ऐसा कोई जगह नहीं है कि जहाँ पे आप कंजर्वेशन या प्रिजर्वेशन करोगे। ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं है, बल्कि एक टाइप का टूल है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका यूज किया जाता है टैक्सोनॉमिक पर्पज के लिए, आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए, क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया जाता है। इसलिए इसको बोल दिया टैक्सोनॉमिक कीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे ना, यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स, दोनों के लिए किया जाता है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी एंड डिफरेंसेस। ये सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, समानता और असमानता के बेसिस पे, सिमिलैरिटी और डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे आप देखेंगे ना, प्लांट्स को हम या एनिमल्स को हम क्लासीफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, keys are based on set of contrasting characters in pair called couplet। एक की में, ध्यान देना, एक की में दो स्टेटमेंट होता है, दोनों स्टेटमेंट को हम साथ में बोलते हैं कपलेट। कपल में दो लोग होते हैं ना, एक लड़का एक लड़की, कपल। ऐसे कपलेट में दो स्टेटमेंट है, ध्यान देना, कपलेट में दो स्टेटमेंट है। ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट कॉल्ड लेड या लीड। जैसे कपल में दो लोग होते हैं, एक मेल होता है एक फीमेल होता है ना, कपल में दो होते हैं, एक मेल एक फीमेल, और दोनों एक दूसरे के कंट्रास्ट, अपोजिट सेक्स के होते हैं। ऐसे यहाँ पे कीज आर बेस्ड ऑन सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पेयर कॉल्ड कपलेट, उसको हम बोलते हैं कपलेट। और दोनों कपलेट जो होंगे ना, कपलेट के दोनों स्टेटमेंट जो होंगे बिल्कुल कंट्रास्ट होंगे, अपोजिट होंगे। तो आप देखिए, ईच स्टेटमेंट इन अ कपलेट कॉल्ड लेड। एक कपलेट में कितने लेड होते हैं? दो, और दोनों एक दूसरे के ना कंट्रास्ट होते हैं, अपोजिट होते हैं। तो कीज आर बेस्ड ऑन सेट ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स या स्टेटमेंट्स इन अ पेयर कॉल्ड कपलेट। कैरेक्टर का मतलब यहाँ पे जो स्टेटमेंट हो गया, एक की में दो कैरेक्टर होता है, मतलब दो स्टेटमेंट होता है, दोनों को साथ में हम बोलते हैं कपलेट। और इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे? लेड बोलेंगे। जैसे दोनों साथ में हैं तो हम बोलेंगे कपलेट, कपल बोलेंगे। अलग है तो लड़का बोल देंगे, उसको हम लड़की बोल देंगे, लेकिन साथ में हम बोल देंगे ना कपल बोल देंगे, अगर साथ में है तब। तो ऐसे देखिए, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच ऑफ कैटेगरीज। अगर जैसे 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज है बेटा, ध्यान देना, 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो सातों के लिए अलग अलग, एक अलग अलग सबका अपना की होगा। मतलब 7 कैटेगरी है तो 7 कीज आपके पास होंगे, उनको क्लासीफाई करने के लिए, प्लांट को या एनिमल को क्लासीफाई करने के लिए। कीज आर एनालिटिकल इन नेचर। कीज के बेसिस पे ना प्लांट या एनिमल का आप टैक्सोनॉमी कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो, तो एनालिटिकल है। कीज ऑफर ए चॉइस मेड बिटवीन टू अपोजिट स्टेटमेंट्स रिजल्टिंग इन एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ अदर्स। की ना आपको एक चॉइस ऑफर कर रहा है, और क्योंकि दोनों स्टेटमेंट अपोजिट है, तो एक स्टेटमेंट अगर आप सेलेक्ट करोगे ना, दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, सब हम लिखा दिए। अब आपको रियल में हम ग्राउंड लेवल पे बताते हैं कि इसका मतलब क्या है। ये स्टेटमेंट आप याद कर लो और इसका मतलब क्या हम आपको बता दें। जैसे आप देखिए, जैसे आप ये मान लो कि आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हो, ठीक है, आप एक टैक्सोनॉमिस्ट हो और आपने कोई प्लांट डिस्कवर किया, कोई नया प्लांट आपको मिला, तो उस प्लांट का आपको ना टैक्सोनॉमी करना है। इस प्लांट का आपको करना है
टैक्सोनॉमी, ठीक है। तो टैक्सोनॉमी में क्लासिफिकेशन में जाहिर सी बात है 7 स्टेप था, किंगडम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ऐसे है। अलग अलग 7 कैटेगरी में रखना है, उसका क्लासिफिकेशन करना है। तो बेटा ध्यान देना, कोई प्लांट, कोई ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया, जरूरी नहीं कि वो प्लांट ही हो, कोई एनिमल भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो कोई ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है और उस ऑर्गेनिज्म का आपको ना टैक्सोनॉमी करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, हमने क्या बोला, सेपरेट टैक्सोनॉमिक कीज आर रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरी। 7 कैटेगरी है, तो सबसे पहले आप कौन सा की लोगे, सबसे पहले आप की लोगे किंगडम वाला। ध्यान देना, सबसे पहले आप किंगडम वाला की उठाओगे, किंगडम वाला इंस्ट्रूमेंट उठाओगे, टूल उठाओगे, की उठाओगे। तो बताइए, एक की में 2 स्टेटमेंट होंगे, 2 स्टेटमेंट्स। साथ में क्या बोलेंगे, इनको हम कपलेट बोलेंगे। और ये बताइए 2 स्टेटमेंट है, फर्स्ट स्टेटमेंट या कैरेक्टर, सेकंड स्टेटमेंट या कैरेक्टर। ये बताइए, इसको इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे। ये एक लेड है, ये भी क्या है, ये भी एक लेड है, और दोनों को साथ में पेयर में क्या बोलेंगे, कपलेट बोलेंगे। इंडिविजुअली हम क्या बोलेंगे, लेड बोलेंगे। अब ये बताइए, उस ऑर्गेनिज्म का आपको टैक्सोनॉमी करना है। सबसे पहले क्लासिफिकेशन में सबसे पहला कैटेगरी है किंगडम, किंगडम में रखना है। आपने किंगडम वाला की उठाया, ठीक है। अब आप देखिए, किंगडम वाला की उठाया। अब पहला स्टेटमेंट बोल रहा है कि सेल वॉल प्रेजेंट है, दूसरा स्टेटमेंट अपोजिट होगा तो क्या बोलेगा, सेल वॉल एब्सेंट, ये बोलेगा। अब आपने जो ऑर्गेनिज्म डिस्कवर किया है बेटा, ये एक बोल रहा है अपोजिट है, ये बोल रहा है सेल वॉल है, ये बोल रहा है नहीं है। अब आप ये देखिए कि जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया है उसमें सेल वॉल है कि नहीं है। मान लीजिए सेल वॉल है, सेल वॉल है, तो इसका मतलब इसका किंगडम क्या होगा, प्लांटी होगा, किंगडम प्लांटी होगा। या अगर मान लीजिए नहीं है, किंगडम फाइलम, फाइलम या डिवीजन, उसके बाद ये क्लास है ना, तो किंगडम प्लांटी है। और अगर मान लीजिए सेल वॉल नहीं रहा होगा, अगर मान लीजिए सेल वॉल नहीं रहा होगा, तो उसका किंगडम क्या हो जाएगा, उसका किंगडम एनिमलिया हो जाएगा। अब आप दूसरा की उठाएंगे, दूसरे कैटेगरी वाला, उसका नाम है फाइलम, फाइलम। अब आप जब फाइलम वाला की उठाएंगे ना, उसमें भी 2 स्टेटमेंट रहा होगा। अब मान लीजिए एक स्टेटमेंट दे दिया, अब एक स्टेटमेंट दे दिया कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है, और दूसरे में दे दिया कि नोटोकॉर्ड एब्सेंट है। अब आप देखिए, जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया उसमें आपको नोटोकॉर्ड मिला, इसका मतलब उसका डिवीजन क्या रहा होगा, उसका फाइलम क्या रहा होगा, उसका फाइलम रहा होगा कॉर्डेटा रहा होगा। अब आप अगला की उठाइए, तीसरा की, तीसरा की किसका है, क्लास वाला है। सबका अलग अलग की होता है, हर एक कैटेगरी का अलग अलग की होता है। क्लास में 2 स्टेटमेंट है, कपलेट है, इंडिविजुअली हम बोलते हैं लेड। एक लेड बोल रहा है मेमोरी ग्लैंड, मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट, एक बोल रहा है एब्सेंट। अब मान लीजिए जो ऑर्गेनिज्म आपने डिस्कवर किया उसमें मेमोरी ग्लैंड आपको दिख रहा है, इसका मतलब उसका क्लास क्या था, उसका क्लास मैमेलिया था। तो एक ऐसे आप ऐसे करते जाओ, हर एक कैटेगरी का आप कोई ना आपको मिलता जाएगा, की उठाते जाओ, आपको ये ऐड है, सिमिलरिटी और डिसिमिलरिटी के बेसिस पे आप ऐसे पूरा क्लासीफाई करते जाओगे। तो ये टैक्सोनॉमिकल ऐड का पार्ट है, ये टैक्सोनॉमिक की है। तो की के बेसिस पे आप उस पर्टिकुलर प्लांट का, एनिमल का, ऑर्गेनिज्म का क्या कर रहे हो, एनालिसिस कर रहे हो ना, इसलिए बोला जाता है कि कीज आर एनालिटिकल इन नेचर, इसलिए बोला जाता है। और जितने भी कैटेगरी होते हैं बेटा, हर एक कैटेगरी का अपना अलग अलग कोई टैक्सोनॉमिक की होता है। क्वेश्चन में दे दिया जाएगा कि सिंगल टैक्सोनॉमिक की रिक्वायर्ड फॉर ईच कैटेगरीज, गलत है। हर एक कैटेगरी का अपना अलग अलग की होता है, एक से ही सबका काम नहीं हो जाता है, सबका अलग अलग होता है।
कुछ शब्द है जैसे फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ और कैटलॉग। ये कुछ चीजें हैं। तो बेटा हम आपको बता देना, ये भी एक टाइप का ना, ये सब भी एक टाइप के टैक्सोनॉमिकल एड्स ये भी हैं एक टाइप के। इनका भी यूज प्लांट और एनिमल को आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए किया जाता है। फ्लोरा है, मैनुअल है, मोनोग्राफ है, कैटलॉग है ना, इनका भी यूज आइडेंटिफिकेशन पर्पज के लिए किया जाता है, टैक्सोनॉमिक पर्पज के लिए किया जाता है। तो ये भी एक टाइप के टैक्सोनॉमिक कीज होते हैं। तो एक एक करके हम बात करते हैं। जो फ्लोरा है ना, फ्लोरा एक किताब है, बुक है। इस बुक में किसी पर्टिकुलर एरिया में, ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी टाइप के प्लांट्स मिलेंगे, फ्लोरा प्लांट के लिए होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने टाइप के प्लांट स्पीसीज मिलेंगे उनका इंडेक्स होगा पूरा। ध्यान देना, उनका इंडेक्स होगा। ये इंडेक्स प्रोवाइड करता है, उनका एक अकाउंट होगा हैबिटेट का, डिस्ट्रीब्यूशन का। तो हम लिख देते हैं फ्लोरा क्या है, द बुक कंटेनिंग information about actual account of habitat and distribution of plant species of a particular रीजन या एरिया। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज होंगे उनका एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन आपको उस फ्लोरा में मिल जाएगा। यहां से इंपॉर्टेंट है ये एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये इंपॉर्टेंट है। अब आप बोलोगे इसका क्या मतलब है, तो बेटा इसका मतलब ये है ना, एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि मतलब किसी एरिया में जितने भी प्लांट है, जैसे एक किताब है फ्लोरा ऑफ वाराणसी, तो उसमें उस किताब में फ्लोरा ऑफ वाराणसी में ना बनारस में जितने भी प्लांट हैं उनका हैबिटेट क्या है, उनका डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, सब आपको लिखा होगा। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब जैसे लंका वाले एरिया में कितने प्लांट आपको मिलेंगे, कौन कौन से मिलेंगे, कैंट साइड में कौन कौन से प्लांट मिलेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन ये हो गया। हैबिटेट मतलब कौन कौन से प्लांट एक्वाटिक है, पानी में मिलेंगे, कौन कौन से प्लांट लैंड पे मिलेंगे ना, ये उसका डिस्ट्रीब्यूशन है, ये इसका हैबिटेट है। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब सारनाथ में कौन से हैं, दुर्गा कुंड में कितने हैं, लंका में कितने हैं, कैंट में कितने हैं ना, तो ये उसका क्या हो गया, ये उसका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन हो गया ना। तो ये सब आपको फ्लोरा में मिलेगा। तो फ्लोरा क्या प्रोवाइड करता है जानते हो, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना। फ्लोरा प्रोवाइड इंडेक्स, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का लाइन है। फ्लोरा प्रोवाइड इंडेक्स टू द प्लांट स्पीसीज ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट स्पीसीज है उनका एक इंडेक्स देता है। जैसे आप किताब देखते हो ना, किताब में पहले इंडेक्स लिखा होता है, ऐसे फ्लोरा भी इंडेक्स प्रोवाइड करता है। अब आप देखें मैनुअल क्या है। मैनुअल क्या है, मैनुअल भी एक टाइप का किताब है जो किसी पर्टिकुलर एरिया में, ध्यान देना, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट होंगे, किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट होंगे उनका नाम का एक लिस्ट होगा। ध्यान देना, उनके नाम का एक लिस्ट होगा और फिर एक एक करके सबके बारे में डिस्क्रिप्शन भी दिया होगा। पहले उनका नाम दिया होगा, नाम, फिर एक एक करके ना सबका डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा, उसके बारे में वर्णन किया होगा, डिस्क्रिप्शन दिया होगा। तो मैनुअल क्या है, बुक, ऐड है, टैक्सोनॉमिकल ऐड है, बुक कंटेनिंग complete listing and
descriptions of plant species found in a particular रीजन या एरिया, जितने भी स्पीसीज मिलेंगे प्लांट के वो सारा ना कंप्लीट लिस्टिंग होगा, फिर उसके बारे में डिस्क्रिप्शन होगा। तो आप देखें जरा, तो आप बोलोगे ये टैक्सोनॉमिकल ऐड कहाँ हुआ? अरे भाई बिल्कुल ऐड है यार, आप देखो ना, इट हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन of names of plant species of a particular area। तो हमने बोला नहीं, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में अलग अलग कितने टाइप के प्लांट हैं, उनका नाम क्या है, उसके बारे में डिस्क्रिप्शन जानना है, तो सब आपको ना इसी मैनुअल में मिल जाएगा। तो ये नेमिंग में और उसके डिस्क्रिप्शन में ये सारा जानकारी आपको इसी मैनुअल में मिल जाएगा। मोनोग्राफ, मोनो मतलब सिंगल, ध्यान देना, मोनो का मतलब होता है सिंगल। तो ये जो मोनोग्राफ होता है ना, ये भी एक टाइप का किताब है, बुक है। कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टैक्सोन, टैक्सोन या टैक्सा, ध्यान देना, सिंगल टैक्सोन। मोनोग्राफ जो होता है वो केवल एक पर्टिकुलर टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। टैक्सोन, वो टैक्सोन ना कोई पर्टिकुलर, ध्यान देना, वो टैक्सोन कोई पर्टिकुलर फैमिली हो सकता है, या फिर कोई पर्टिकुलर जीनस हो सकता है, या फिर वो कोई पर्टिकुलर स्पीसीज हो सकता है। सिंगल टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है। वो ना, वो प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, किसी का भी टैक्सोन हो सकता है। जैसे आप बताइए, जैसे क्वेश्चन दे दिया आपको, किसी पर्टिकुलर प्लांट फैमिली का नाम है, एक पर्टिकुलर प्लांट फैमिली है, एक पर्टिकुलर टैक्सोन है सोलेनेसी, इसके बारे में आपको सारा जानकारी लेना है, तो आप किसका हेल्प लोगे? मोनोग्राफ ले लो। तो मोनोग्राफ एक किताब होगा, उस किताब में ऊपर लिखा होगा सोलेनेसी, उसमें सिर्फ सोलेनेसी फैमिली के ही बारे में दिया होगा और कहीं कुछ भी नहीं दिया होगा। तो सिंगल टैक्सोन के बारे में। और ऐसे ही मान लीजिए आपको होमिनिडी, होमिनिडी क्या है? ह्यूमन की फैमिली है, तो ये भी एक टैक्सोन है, किताब है, ऊपर लिखा हुआ होमिनिडी, तो आपको सिर्फ होमिनिडी के ही बारे में पूरा इंफॉर्मेशन होगा और किसी के बारे में नहीं होगा। तो ये बताइए, मोनोग्राफ किसके लिए है? प्लांट के लिए है या एनिमल के लिए है या दोनों के लिए? दोनों के लिए है भाई साहब। प्लांट का भी हो सकता है, एनिमल का भी हो सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही होगा, सिंगल टैक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन होगा। बाकी वो प्लांट के लिए भी हो सकता है और एनिमल के लिए भी हो सकता है, लेकिन एक बार में सिर्फ एक ही टैक्सोन के लिए होगा। तो जैसे क्वेश्चन दे दिया कि कोई पर्टिकुलर जीनस है, जीनस सोलेनम, सोलेनम क्या है? सोलेनम एक टैक्सोन है, कैटेगरी जीनस का। तो पर्टिकुलर टैक्सोन सोलेनम का स्टडी करना है, तो आप किसका हेल्प लोगे? सिंगल टैक्सोन का इंफॉर्मेशन को रखता है, मोनोग्राफ रखता है। या फिर कोई पर्टिकुलर टैक्सोन है, होमो सेपियंस ना, एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, एनिमल हो गया, तो उसके बारे में जानकारी आपको पूरा कहां से मिलेगा? मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट सिंगल टैक्सोन। तो टैक्सोन प्लांट का है कि एनिमल का? कोई सा भी हो सकता है यार, प्लांट एनिमल दोनों का हो सकता है। कैटलॉग, कैटलॉग जो होता है ना, ये किताब है, इसमें आप देखोगे कैटलॉग में किसी पर्टिकुलर एरिया में जितने भी प्लांट हैं, एनिमल हैं, उनके नाम का अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अरेंजमेंट आपको मिल जाएगा, ABCD से लेकर ना जेड तक। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, द बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द बुक कंटेन्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट। एक ये किताब है, द बुक कंटेनिंग अल्फाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ नेम्स ऑफ स्पीसीज, चाहे प्लांट का हो या एनिमल का, किसी का भी, फाउंड इन अ पर्टिकुलर
रीजन या एरिया, इन अ पर्टिकुलर रीजन या एरिया। तो ये कैटलॉग है। कैटलॉग से आपको ये नाम पता चल जाएगा, और वो भी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। मैनुअल में कोई अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं था, यहाँ पे अल्फाबेटिकल ऑर्डर में होगा। एक होता है बेटा जर्नल। जर्नल जो होता है ना, ये रिसर्च पेपर है। रिसर्च पेपर, ये रिसर्च पेपर है। इसमें ना ऑनगोइंग रिसर्च, ऑनगोइंग रिसर्च, जो रिसर्च चल रहा है उसके बारे में इंफॉर्मेशन अगर आपको लेना है तो वो जनरल में पता चल जाएगा। ऑनगोइंग रिसर्च, जो रिसर्च चल रहा है ना, वो आपको जनरल में मिल जाएगा। तो ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो चुका है, ये चैप्टर यहीं पे कंप्लीट हो चुका है। अब कुछ चीज़ें आपको हम बता दें, क्या करना है, कैसे पढ़ना है, ये जानना बहुत कंपलसरी है, नेसेसरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए आप, ये पहला चैप्टर खत्म हो चुका है। अब हम 3 से 4 दिन बाद ना इस चैप्टर का हम ऑनलाइन टेस्ट कराएंगे। तो टेस्ट में हम 70 से 80 क्वेश्चन आपको हम प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। और ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन कम से कम 70 क्वेश्चन रहेगा, 80 क्वेश्चन रहेगा, तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। और आपको उसका आंसर, ऑब्जेक्टिव टाइप का आंसर आपको देना होगा। तो इससे आप देखोगे ना, जितना नॉलेज आपको पढ़ के नहीं आया होगा, उतना आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से आएगा। तो आपको करना कि आप अच्छे से एनसीईआरटी पढ़ो, प्लस अपना नोट्स पढ़ो, ठीक है। नोट्स पढ़ो, आपको 3-4 दिन का गैप मिलेगा, कंसेप्ट थोड़ा सा बिल्डअप करो, उसके बाद आपका टेस्ट ले लिया जाएगा। तो ये चैप्टर खत्म हो चुका है। कुछ हम एक्स्ट्रा, 1-2 एक्स्ट्रा चीजें हम आपको बता देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखिए, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा, लिखा होगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। आप ऐसा करो ना, लास्ट में नोट बना के लिख लो, नोट बना के लिख लो कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग या लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसका क्या मतलब है, ध्यान देना, इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, एक बात ये बता बेटा, जैसे सेल है, सेल के इंटरेक्शन से क्या बना, टिश्यू बना। टिश्यू के इंटरेक्शन से क्या बना, ऑर्गन बना। ऑर्गन के, बहुत सारे ऑर्गन के इंटरेक्शन से क्या बना, ऑर्गन सिस्टम बना। बहुत सारे सिस्टम मिलके क्या बना दिए, पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना दिए। और भाई साहब बेटा, ऑर्गेनिज्म का मतलब ही है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हो, तो एक बार बताइए, कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना, कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बताओ जो ट्रूली लिविंग हो। कोई ऐसा लिविंग ऑर्गेनिज्म बताना जिसमें सेल ना हो। सेल तो सब में होगा, टिश्यू सब में है क्या, नहीं। जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, उसमें टिश्यू कहाँ है यार। तो बताइए, सेल से क्या बना, टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। ये बताइए, सेल किस में नहीं है, सेल सब में है। जिसमें टिश्यू है उसमें भी सेल है, जिसमें ऑर्गन है उसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है, इसमें भी सेल है। सेल तो सब में है, सेल तो बेसिक यूनिट है, कहानी ही सेल से स्टार्ट हुई है। तो जाहिर सी बात है बेटा, सेल तो सब में है, टिश्यू सब में है क्या, नहीं। बैक्टीरिया में टिश्यू कहाँ होता है, प्रोटिस्टन में टिश्यू कहाँ होता है, वो तो सिंगल सेल्ड है। तो अगर हम बोले सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर वो लिविंग है तो उसमें सेल तो जरूर होगा। बिना ऑर्गेनाइजेशन के काहे का ऑर्गेनिज्म भाई, ऑर्गेनिज्म का मतलब ही जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन हो, जिसमें सेल हो। तो सेल तो सब में है। अगर ये क्वेश्चन लिखा रहे टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज डिफाइनिंग फीचर ऑफ ऑल लाइफ फॉर्म, ये गलत है। टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट डिफाइनिंग फीचर, क्योंकि मोनेरेंस और प्रोटिस्टन्स भी लिविंग हैं, लेकिन उनमें टिश्यू नहीं होता है। तो आपको ये जानना पड़ेगा, ये स्टेटमेंट ठीक है, टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन अगर लिखा होता ना, वो गलत हो जाता। सेल तो सब में है, चाहे वो मोनेरा हो या प्रोटिस्टा हो या फंजाई हो, प्लांटी हो, एरीमेलिया हो,
सेल तो सब में होता है बेटा। ऐसे एक क्वेश्चन हमने दे दिया, राइस एनिमल एंड मैमल्स रिप्रेजेंट्स, ये क्वेश्चन दे दिया हमने और 4 ऑप्शन आपके सामने है, 4 ऑप्शन है। डिफरेंट टैक्सा एट द सेम लेवल। दूसरा क्वेश्चन हमने दे दिया, डिफरेंट टैक्सा एट द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल। तीसरा स्टेटमेंट, तीसरा ऑप्शन हो गया, सेम टैक्सा एट द सेम लेवल। चौथा ऑप्शन हो गया, सेम टैक्सा एट द डिफरेंट लेवल, डिफरेंट लेवल, एट द डिफरेंट लेवल। अब आप ये समझे और इसका जवाब दें। तो इसका जो सही ऑप्शन आएगा बेटा वो है सेकंड इज द राइट ऑप्शन, डिफरेंट टैक्सा एट डिफरेंट लेवल। आप ये बताइए, जैसे यहाँ पे राइस लिखा है, राइस एक पर्टिकुलर, ध्यान देना, राइस एक पर्टिकुलर स्पीशीज को दिखा रहा है। राइस का साइंटिफिक नेम है ओराइजस सटाइवा, ठीक है। तो राइस क्या होगी, एक पर्टिकुलर जीनस को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज को दिखा रहा है। राइस एक पर्टिकुलर स्पीशीज को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और स्पीशीज कहाँ होता है, सबसे नीचे टैक्सोनॉमिक हायरार्की में सबसे नीचे लोएस्ट कैटेगरी स्पीशीज है। हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट किंगडम है। तो बताइए, ये राइस एक पर्टिकुलर स्पीशीज को दिखाता है, ये रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर स्पीशीज, स्पीशीज के सामने आता है। एनिमल बताइए, किंगडम एनिमलिया, किंगडम क्या था, कैटेगरी था, एनिमलिया टैक्सॉन था। तो एनिमल कहाँ रहेगा, हायरार्की में एनिमल कहाँ रहेगा, सबसे ऊपर रहेगा, किंगडम के सामने रहेगा। स्पीशीज सबसे नीचे रहेगा और किंगडम तो सबसे ऊपर रहेगा। सबसे ऊपर रहने वाला एक टैक्सॉन है। तो एनिमलिया ना, एनिमलिया किंगडम हो गया बेटा। मैमल्स मैमेलिया किसके सामने आएगा, क्लास वाले कैटेगरी के सामने आएगा। तो बताइए ये कहाँ है, ये सबसे ऊपर है, ये उससे थोड़ा नीचे आएगा, ये सबसे नीचे आएगा। तो बताइए सबका लेवल क्या है, अलग अलग है ना। जैसे राजा रानी ऊपर बैठते हैं, मंत्री लोग थोड़ा उनके नीचे, और जो बिल्कुल दबे कुचले लोग होते हैं जमीन पे बैठते हैं। तो लेवल क्या है, सबका लेवल नीचे है। ऐसे देखिए, एनिमलिया सबसे ऊपर बैठा है, मैमेलिया उससे नीचे है, स्पीशीज जो ओराइजस सटाइवा है स्पीशीज है वो सबसे नीचे है। तो बताइए हायरार्की होता है ना, हायरार्की बना है तो ऊपर नीचे है, तो लेवल सबका क्या डिफरेंट है। और टैक्सा भी अलग है यार, एक स्पीशीज को, ये राइस अलग टैक्सा है, एनिमल अलग है, मैमल अलग है। एक क्वेश्चन हम और देते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन हम और दे दीजिए। जैसे मान लीजिए, जैसे आप देखिए हमने दे दिया ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्मी रिप्रेजेंट्स। अब आप सोचिए, ब्रायोफाइटा डिवीजन है, टेरिडोफाइटा डिवीजन है, जिम्नोस्पर्मी ये भी डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी ये भी डिवीजन है, एंजियोस्पर्मी भी डिवीजन है। तो चारों डिवीजन हैं, लेकिन चारों अलग अलग टैक्सॉन है ना। तो क्या आएगा आंसर, डिफरेंट टैक्सा एट द सेम लेवल। लेवल तो सबका क्या है यार, सब डिवीजन के सामने ही है, किंगडम के नीचे वाले कैटेगरी के सामने आएंगे सब। लेवल तो सबका क्या होगा, एक ही होगा ना। तो इसका आंसर होगा रिप्रेजेंट्स डिफरेंट टैक्सा
अलग अलग प्लांट है यार सब, डिफरेंट टैक्सा एट सेम लेवल। अगर जैसे क्वेश्चन दे दे डाइकोटिलेडनी एंड मोनोकोटिलेडनी रिप्रेजेंट्स, आंसर होगा डिफरेंट टैक्सा एट द सेम लेवल। डाइकोट मोनोकोट दोनों क्या है, आप देखिए ना, डाइकोट और मोनोकोट क्या है, क्लास है, क्लास के सामने आएगा, जाहिर सी बात है। तो है अलग अलग टैक्स है ना, इस टाइप से आप देखिए बन जाएगा आपका आंसर। अच्छा, हमने जैसे बोला था कि जो स्पीशीज कंसेप्ट है, जो हमने बोला था कि बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, वो सबसे फेमस था। स्पीशीज क्या है, इसका सबसे फेमस कंसेप्ट था बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट। लेकिन वो भी दूध का धुला हुआ नहीं था, उसके भी बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। हमने बोला था कि हम आपको बताएंगे आगे। तो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट सबसे फेमस था, लेकिन उसके भी क्या थे, बहुत सारे एक्सेप्शंस थे। हम आपको बहुत जल्दी में बता देते हैं। exceptions to biological species concept। जो बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट है, इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस हैं। सबसे एक्सेप्टेबल था, लेकिन फिर भी हमने बोला था दूध का धुला नहीं था। जैसे ऑल एसेक्सुअली या वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे आप एक बार बताइए, ये बायोलॉजिकल स्पीशीज कंसेप्ट का बेसिस क्या था, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। ये जीन फ्लो की बात कर रहा था, गैमेट ट्रांसफर की बात कर रहा था, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात कर रहा था। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता ही नहीं है, वो एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें तो ये कंसेप्ट फॉलो ही नहीं होगा यार। एक बार बताइए, जैसे पोटैटो है, पोटैटो में आपने देखा होगा कि बड निकला होता है, ठीक है, एक्सिलरी बड निकला होता है, आइज निकला होता है, एक्सिलरी बड होता है, एक्सिलरी बड। आप उसी को काट के लगा दो ना, नया प्लांट बन जाता है। तो ये बताइए, जो नया प्लांट बना है वो क्या कोई सोलेनम ट्यूबरोसम नहीं है क्या, वो भी तो स्पीशीज ही है। लेकिन जीन फ्लो कहाँ हुआ, जीन ट्रांसफर कहाँ हुआ, ये तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करता है ना। ऐसे ही गन्ना होता है, शुगर केन में जो गांठ बना होता है, नोड होता है, नोड पे देखो एक्सिलरी बड निकल आता है, आइज निकल आता है, काट के लगा दो नया प्लांट बन जाए। तो क्या वो कोई गन्ना नहीं है क्या, वो भी तो स्पीशीज है, उस पर तो ये सब फॉलो ही नहीं हुआ। ऐसे आप देखिए बहुत सारे एग्जाम्पल हम बता दें। जैसे आप देखिए मेल डंकी है, ठीक है, और फीमेल हॉर्स है, घोड़ी। ये गधा है, ये घोड़ी है, इसके बीच में आप क्रॉस कराओ तो म्यूल बनेगा, म्यूल बनेगा। ये हाइब्रिड है ना, ये हाइब्रिड होता है, ये दोनों प्योर होते हैं, प्योर होमोजाइगस होता है, ये हाइब्रिड होता है, ये हाइब्रिड है, तो स्टेराइल है ये। तो देखिए गधा और घोड़ी, इसमें डिफरेंस ही नहीं है क्या यार, ये अलग अलग स्पीशीज है, कहाँ गधा कहाँ घोड़ी, ये अलग अलग है, इनके बीच में क्रॉस भी हो गया और ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो गया भाई साहब। जबकि स्पीशीज कंसेप्ट क्या बोलता था कि अगर अलग अलग स्पीशीज है तो जीन ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, यहाँ जीन ट्रांसफर हो गया, ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो गया। ये अलग बात है कि वो स्टेराइल है, लेकिन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस तो हो गया ना। अभी और देखिए आप, कहानी में ट्विस्ट है, हम उल्टा कर देते हैं, उल्टा कर दिए, यहाँ पे हॉर्स को मेल बना दिया हम, ठीक है। तो देखिए मेल हॉर्स है, ये हमने ले लिया, और इसको फीमेल ले लो, फीमेल डोंकी ले लो। अब देखिए इससे क्या बनेगा पता है, हिन्नी, इन दोनों का हाइब्रिड है ये हिन्नी, और ये भी स्टेराइल है। म्यूल और हिन्नी में डिफरेंस है, इसका जो फादर था वो डंकी था, और इसकी जो मदर है वो डंकी है। भाई साहब ध्यान देना, अंतर है। ऐसे आप देखिए और भी डिफरेंस हम बता दें, और एक्सेप्शंस बता दें। मेल टाइगर ले लो, फीमेल लॉयन ले लो, तो इनके क्रॉस से क्या बनेगा पता है, इसका TIG ले लो, इसका OL ले लो,
नाम है इसका टाइगॉन, ये भी हाइब्रिड था। और सबसे सरप्राइजिंगली ये फर्टाइल था भाई साहब, ये फर्टाइल था, ये ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकता था। ऐसे ही आप इसका उल्टा ले लो, इसको फीमेल दिखा दो, इसको मेल दिखा दो, तो मेल लॉयन दिखा दो, इसको मेल दिखा दो, इसको फीमेल दिखा दो, यहाँ पे फीमेल टाइगर। तो आप देखिए इसका LI ले लो, इसका GER ले लो, ये लाइगर बन गया, ये हाइब्रिड था, देखिए ये। और ये भी फर्टाइल था, ये भी फर्टाइल था। अब बताइए बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट फॉलो हो रहा है क्या? स्पीसीज कंसेप्ट ये बोलता था कि अगर दो ऑर्गेनिज्म है, उनके बीच में जीन ट्रांसफर हो रहा है, इंटरब्रीडिंग हो रहा है और ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहा है फर्टाइल वाला, इसका मतलब दोनों सेम स्पीसीज है। कहाँ ये यार, ये सेम स्पीसीज, इन पे फॉलो हुआ क्या? लॉयन क्या है? पैंथेरा लियो। ये क्या है? पैंथेरा, ये पैंथेरा टिग्रिस है, ये पैंथेरा लियो है। देखिए जीनस एक था, स्पीसीज तो अलग अलग था ना। कहाँ फॉलो हुआ? इनसे तो ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस हो गया। इसका मतलब उस कंसेप्ट के हिसाब से ये तो सेम स्पीसीज होना चाहिए था, ये भी सेम होना चाहिए था, जबकि ऐसा नहीं है। तो बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट के बहुत सारे एक्सेप्शन हैं जो आपके सामने हमने दिखा दिया। तो ये चैप्टर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगला चैप्टर स्टार्ट किया जाता है। आपको प्रैक्टिस करना है बेटा, और टेस्ट में हम क्वेश्चंस कराएंगे आपको, ठीक है? टेस्ट में क्वेश्चंस कराएंगे तो आप उसको प्रॉपरली सॉल्व करना, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस जितना करोगे आपका टेस्ट में उतना ही अच्छा परफॉर्मेंस आएगा। आपको याद रखना है कि आपका जो टारगेट है, आपका टारगेट 360 है। नीट में बायो में 360 आपका टारगेट है। हमारा एक स्टूडेंट था, पहले हम आकाश में पढ़ाते थे यहीं बनारस में, तो हमारा एक स्टूडेंट था अक्षत कौशिक, 11th और 12th दोनों हमने उसके बैच में हम पढ़ाए थे। 11th 12th हम ही से पढ़ा था वो। तो उसका टारगेट हमेशा 360 होता था। हमको याद है जब लास्ट ईयर नीट का एग्ज़ाम जब एकदम क्लोज आ रहा था, तो उसका जो यहाँ पे टेस्ट कराया जाता था, उसके लिए अलग से टेस्ट कराया जाता था। तो जब पूछते थे टेस्ट में, हम एक दिन ऐसे पूछे कि बेटा तुम्हारा कितना नंबर आया पिछले टेस्ट में? बोला सर 720 में से 700 नंबर आया। तो हर बार उसका लगातार टेस्ट में ना 700, 710, 75 ऐसे लगातार एक कंटिन्यूएशन में आता गया। पहले उसका करीब एग्ज़ाम के 6 महीने पहले 670, 670 से 675, 660 ऐसे आता था। लेकिन लास्ट में उसने इतना ज़्यादा प्रैक्टिस किया कि 700 को टच कर गया, 715 तक लाया वो। तो एक दिन हमने ऐसे उसको, हमारी बात हो रही थी, तो हमने बोला आई एम श्योर कि इस बार तुम्हारा नीट में 700 नंबर आएगा, 700 आएगा। तो उसने क्या पता है रिप्लाई किया? उसने एक ज़बरदस्त रिप्लाई किया। उसने बोला कि सर आई एम एक्सपेक्टिंग 720, मैं 720 एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसका स्टेटमेंट था। और पता है जब नीट का रिजल्ट आया तो इंटरेस्टिंगली एग्जैक्टली 700 नंबर उसका आया ही था। और जो सबसे पहला रैंकर था उसका 701 नंबर था, जो जयपुर का था। तो ये बंदा एक स्टेटमेंट, एक क्वेश्चन गलत कर दिया था एनसीईआरटी का लाइन, 12th एनसीईआरटी का मॉलिक्यूलर का एक क्वेश्चन गलत कर दिया, वो भी एनसीईआरटी का लाइन था। उसका 5 नंबर वहीं पे कट गया। नहीं तो अगर वो सही होता तो इसका पहला रैंक आता। तो ये सब जो बच्चे थे ना, इनको अलग ही टैलेंट था, इनका अलग ही टैलेंट था। वो पढ़ाने से नहीं आया है, उसका अलग ही टैलेंट था, बस लोग तो उसको गाइड करते गए। तो आपको भी यही करना है, आपको बिल्कुल फोकस करके अच्छे से पढ़ना है। उसका याद है हमको रात में 2 बजे 1 बजे उसका व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाता था, क्वेश्चन का फोटो लेके भेज देता था, सर इसका आंसर क्या है। अगर हम जाग रहे होते तो रिप्लाई ज़रूर करते थे उसको, वॉइस मैसेज भेज देते थे हम उसको, रिप्लाई ज़रूर करते थे। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई के लिए एकदम आपके अंदर जुनून होना चाहिए, एकदम आपका खून खौलना चाहिए, बॉयल करना चाहिए कि हमको किसी भी तरीके से नीट में सिर्फ सेलेक्ट नहीं होना है। सिलेक्शन तो ठीक है, हमको सिलेक्शन के साथ साथ बढ़िया रैंक भी लाना है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। और अगर आपका जो टारगेट होगा, अगर आप बिल्कुल उसके पीछे लग जाओगे तो कितना भागेगा, कभी ना कभी तो आपके पास आएगा जरूर। सक्सेस, ध्यान देना,
अगर आपने मेहनत किया है तो सक्सेस हो सकता है डिले हो जाए, लेकिन डिनाई नहीं हो सकता कभी भी। और अगर आपने एकदम मेहनत किया है तो डिले भी नहीं होगा, एक बार में ही आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इफ़ यू डिजर्व, तो आपको अपने आप को ना उस हिसाब से डिजर्विंग बनाना है। ये मत देखो सीट कितना है, बच्चे 15 लाख 16 लाख हैं, 50,000 सीट है गवर्नमेंट सीट, मत देखो यार तुमको कितना चाहिए, तुमको तो सिर्फ एक सीट ही चाहिए ना, वो आपके लिए रखा है, बस आप तो डिजर्व करो उसके लिए। आगे हम बात करते हैं बेटा, अगला चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट्स। तो ये जो चैप्टर है मार्फोलॉजी वाला, इस चैप्टर की कुछ खासियत हम बता दें। जैसे कम से कम आपको 2 या 3 क्वेश्चन तो आपको नीट में मिलेगा इस चैप्टर से, 3 क्वेश्चन आपको नीट में मिलेंगे। और इसमें आपको इस चैप्टर में आपको कुछ दिक्कत आएगा, एक एक हेडिंग आप पढ़ते जाओगे कोई समस्या नहीं आएगा, लेकिन इसमें इतने एग्जाम्पल्स हैं और हर जगह सेम एग्जाम्पल्स हैं, तो आप एग्जाम्पल भूल जाओगे कि इसका एग्जाम्पल उधर चला जाएगा, उसका एग्जाम्पल इधर आ जाएगा। सारे एग्जाम्पल्स हो सकता है कि मिक्सअप हो जाए, ओवरलैप हो जाए, इट इज़ पॉसिबल, इट ऑफन अकर्स। ये ऐसा ज़्यादातर केसेस में, ज़्यादातर बच्चों के साथ में हो जाता है कि वो भूल जाते हैं। तो इसमें एक तरीका हम आपको बता दें कि इस चैप्टर में लास्ट में आप देखोगे ना, लास्ट में 3-4 फैमिलीज दिया हुआ है एनसीईआरटी में। हर एग्जाम्पल को जब वो फैमिली हम बताएंगे लास्ट में जब आएंगे, तो हम फैमिली को कनेक्ट करेंगे बिल्कुल, शुरू से लेके अंतिम तक जितना भी दिया है ना, वो लास्ट में जो 3-4 फैमिली दिया है उसी में समरी है उसका पूरा। जैसे आज से लेके 95% तक इस चैप्टर में जितना भी पढ़ोगे, वो अंतिम के जो फैमिलीज दिया है ना, 5% जो फैमिली है उसमें आप देखोगे सारा कवर्ड रहेगा। तो आपको हर एक एग्जाम्पल को फैमिली से कनेक्ट करना होगा, तभी बता पाओगे, तभी आप कर पाओगे। और वो तरीका हम आपको ना बताएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर का हम गलत नहीं होने देंगे। हमने बोला था ना हर एक क्वेश्चन आपको अपने नोट से मिलेगा, तो एक भी गलत नहीं होगा। बस आप अच्छे से पढ़ते रहें, बस आज का काम आज ही करो, ये नहीं कि हम 3 दिन बाद रिवाइज कर लेंगे ना, जो काम आज का है आज ही करो और उसको रिवाइज भी करते रहो, तब वो बेनिफिशियल होगा। मार्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो मार्फोलॉजी होता है ना बेटा, ये प्लांट का एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट, ये प्लांट का एक्सटर्नल फीचर है, एक्सटर्नल फीचर ऑफ प्लांट। और ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है, जेनेटिकली डिटरमिन्ड मतलब किसी प्लांट का किस तरीके का मार्फोलॉजी होगा, कैसा मार्फोलॉजी होगा, वो जीन डिसाइड करता है, जेनेटिकली फिक्स्ड होता है। इन्वायरमेंट के ऊपर ज़्यादा रोल नहीं है इन्वायरमेंट का, वो पहले से ही फिक्स होता है कि उसका जीनोटाइप, मतलब उसका मार्फोलॉजी कैसा होगा, उसके लीफ का आकार कैसा होगा। जैसे पपीता है, लीफ का आकार कैसा बीच बीच में कट होता है, तो इन्वायरमेंट थोड़ी ना डिसाइड करता है, वो पहले से ही जीन ही डिसाइड करता है। तो ये आपका नया चैप्टर है, न्यू चैप्टर हमने स्टार्ट किया है, न्यू चैप्टर। बीच में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन और प्लांट किंगडम ये हमने छोड़ दिया, ये द्विवेदी सर आपको बताएंगे, द्विवेदी सर आपको पढ़ाएंगे। तो मार्फोलॉजी हम यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं। तो मार्फोलॉजी एक्सटर्नल फीचर है, ये जेनेटिकली डिटरमिन्ड होता है कि किस प्लांट का मार्फोलॉजी कैसा होगा। तो मार्फोलॉजी है क्या? मार्फोलॉजी है स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ वेरियस प्लांट पार्ट्स, वेरियस प्लांट पार्ट्स, वेरियस में रूट स्टेम लीफ ये सब हो गया। तो चाहे प्लांट हो या एनिमल हो, उसका जो एक्सटर्नल फीचर है जिसका हम फॉर्म स्ट्रक्चर स्टडी करते हैं ना, एक्सटर्नल फीचर का, वो मार्फोलॉजी होता है, जेनेटिकली डिटरमिन्ड है। तो आप देखेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया प्लांट पार्ट्स, तो प्लांट पार्ट्स में आप देखेंगे
दो पार्ट है, टू पार्ट्स, एक है एरियल पार्ट, दूसरा है अंडरग्राउंड पार्ट। एरियल पार्ट में एग्जांपल हो गया जैसे सूट सिस्टम हो गया ना, स्टेम एंड लीफ, ये हो गया। अंडरग्राउंड पार्ट में एग्जांपल हो गया रूट। अब आप सोच रहे होगे कि स्टेम तो अंडरग्राउंड भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वो मॉडिफाइड होगा, मॉडिफिकेशन से होगा। रूट जमीन के ऊपर भी हो सकता है, लेकिन वो मॉडिफाइड होगा। बेसिक तो यही होता है ना कि ये एरियल पार्ट है, ये अंडरग्राउंड पार्ट है, बेसिक तो यही है। मॉडिफिकेशन आगे हम बताएंगे, आपको बात करेंगे। तो सबसे पहले ये जो चैप्टर है ना, इस चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है हम बता रहे हैं। हम कहानी स्टार्ट करेंगे रूट से। रूट पढ़ोगे, स्टेम पढ़ोगे, लीफ पढ़ोगे, उसके बाद फिर आप इन्फ्लोरेसेंस पढ़ोगे, फ्लावर पढ़ोगे, फ्लावर के चारों पार्ट पढ़ोगे आप, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम, गाइनोसियम मतलब सेपल्स, पेटल्स, स्टेमेंस, पिस्टिल्स, चारों पार्ट आप पढ़ोगे। उसके बाद ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप पढ़ोगे फ्रूट पढ़ोगे। फ्रूट पढ़ोगे तो फ्रूट के अंदर सीड भी होगा, वो आप पढ़ोगे। और उसके बाद फिर इस चैप्टर में 3-4 फैमिलीज है, वो आप पढ़ोगे। और फैमिलीज में ना शुरू से लेकर रूट से लेकर सीड तक जितना भी कैरेक्टर होगा वो सब आप फैमिली में आप पढ़ जाओगे, उसका समरी दिया होगा। और वही सबसे इंपॉर्टेंट है, फैमिली से कनेक्ट कर लोगे ना तो आपको सब कुछ आ जाएगा समझ में। तो हम रूट से स्टार्ट करते हैं। रूट, रूट जो होता है बेटा, आप देखिए रूट ये मोस्टली अंडरग्राउंड पार्ट होता है प्लांट का, जो रेडिकल से एराइज होता है। ध्यान देना, एराइज फ्रॉम रेडिकल, रेडिकल से रूट बनता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कोई कंपल्सरी नहीं है। एराइज फ्रॉम रेडिकल ऑफ सीड्स, सीड के रेडिकल से बनता है। इसमें ध्यान देना, एडवेंटिशियस रूट में वो रेडिकल से नहीं बनता है, आगे हम बात करेंगे, आप टेंशन मत लेना। रूट में नोड हो गया, इंटर नोड हो गया, नोड, इंटर नोड, बर्ड्स, लीव्स, ये सब अब्सेंट होते हैं। ध्यान देना, ये सब मोस्टली अब्सेंट होते हैं, एक्सेप्शन हो तो अलग बात है, ये सब अब्सेंट होते हैं। रूट जो होता है ये पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक है, एंड जियोट्रॉपिक मतलब ग्रेविटी की तरफ, ग्रेविटी, एंड नेगेटिव फोटोट्रॉपिक है, फोटोट्रॉपिक। इसका क्या मतलब हुआ, देखिए रूट है ना, रूट जमीन के अंदर जा रहा है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको क्या कर रहा है, खींच रहा है, तो ग्रेविटी की तरफ जा रहा है। और लाइट तो बाहर काम करेगा, जमीन के अंदर तो लाइट नहीं रहेगा, तो लाइट के अपोजिट जा रहा है और ग्रेविटी की तरफ जा रहा है ना, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको खींच रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक। लेकिन लाइट के अगेंस्ट जा रहा है इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक। स्टेम इसका उल्टा है, स्टेम ऊपर जा रहा है ना, तो स्टेम या लीफ जो होता है वो पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक होता है, नेगेटिव जियोट्रॉपिक होता है स्टेम या लीफ, ये इसका उल्टा है ना, ये है। अगर हम फंक्शंस देखें, फंक्शंस, तो रूट का फंक्शन क्या हो सकता है, प्रोवाइड एंकरेज या सपोर्ट टू द प्लांट, प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एंकरेज प्रोवाइड करता है,
तभी तो प्लांट ऐसे खड़ा रहता है ना। एंकरेज या सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स, वाटर और मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है। अच्छा, वाटर और मिनरल दोनों को कलेक्टिवली हम मिला के बोलते हैं सैप। जैसे पढ़ा होगा एसेंट ऑफ सैप ना, ये एब्जॉर्प्शन करना, एब्जॉर्प्शन करना काम है, रूट से ही एब्जॉर्ब होता है। तीसरा है स्टोरेज ऑफ फूड, फूड का स्टोरेज करना, जैसे चुकंदर है, सलजम है, कैरेट है, इन सब में फूड का स्टोरेज रहता है, रेडिश है इन सब में ना। चौथा है सिंथेसिस ऑफ फाइटोहॉर्मोन्स, प्लांट में जो हार्मोन होता है उसका सिंथेसिस रूट में भी होता है, सूट में भी होता है। रूट में भी हो रहा है तो इसको पीजीआर भी बोलते हैं, पीजीआर। पीजीआर का मतलब होता है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो रूट में भी ना हार्मोन का सिंथेसिस होता है। हार्मोन पढ़ा होगा आपने, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, एथिलीन, एब्सिसिक एसिड। तो रूट में भी हार्मोन्स बन सकते हैं ना, वो आप उसमें प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ोगे कि कौन कौन सा रूट में कहाँ बनेगा, कौन सा फ्रूट में बनेगा, आप पढ़ोगे। ये हार्मोन्स, ये रूट का फंक्शन हो गया, आपने नोट कर लिया होगा। आगे हम बात करते हैं यहाँ पे रीजन्स ऑफ रूट। हम यहाँ पे ना रूट का एक डायग्राम दिखाते हैं और उसमें फिर अलग अलग रीजन आपको दिखाएंगे, रीजन्स ऑफ रूट। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। तो हमने एक ये डायग्राम यहाँ पे बना के आपको दिखाया है। इसमें फिर अलग अलग हम रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये जैसे आप देखें, ये रूट कैप है, यहाँ पे ये हम दिखा देते हैं आपको। रीजन ऑफ
मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। और ये आप देखेंगे ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन, और जो ऊपर वाला पार्ट है ना ये आपको जो दिख रहा है ये इसको हम बोलेंगे रीजन ऑफ मैचुरेशन। ये है रीजन ऑफ मैचुरेशन रीजन है। रूट कैप है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, इलोंगेशन रीजन, मैचुरेशन रीजन। ये डायग्राम आप लोग बना लीजिए। तो सबसे पहले ध्यान देना बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं रूट कैप के बारे में। यहाँ पे ना ये जो हेयर लाइक है ये है रूट हेयर्स इनको हम बोलते हैं। तो रूट का स्ट्रक्चर इसी तरीके से है, ऐसे अलग अलग ना 1 2 3 4 ऐसे अलग अलग ये एरियाज आपको दिखाई देंगे, तो इनको हम बोलते हैं रीजन्स ऑफ रूट। तो हम एक एक करके सबके बारे में बात करेंगे। आप डायग्राम बना लिए होंगे, तो आप देखिए हम यहाँ पे ना लिखते जाएंगे थोड़ा थोड़ा। तो देखिए आप, ये रूट कैप है। रूट कैप जो होता है ये थिम्बल लाइक होता है, थिम्बल लाइक। थिम्बल का मतलब क्या है? थिम्बल का मतलब होता है फिंगर की तरह, फिंगर लाइक। जैसे जिनका काम सिलाई का होता है ना, जो बहुत ज़्यादा वीविंग का काम करते हैं, सिलाई का काम करते हैं, तो अपने फिंगर्स में ना वो थिम्बल पहन लेते हैं। यहाँ तक थिम्बल जो होता है फिंगर के आकार में होता है, फिंगर में पहन लेते हैं। जिससे सिलाई करते हैं तो सुई वगैरह चुभने का डर नहीं होता। तो उंगली में जाने के लिए बेटा उंगली के ही आकार में तो होना चाहिए, उंगली के ही आकार का तो होना चाहिए, तभी तो हो जाएगा। तो रूट कैप थिम्बल लाइक होता है। काम क्या है? ये रूट का आप देखिए, ये टिप है, टिप ध्यान देना, ये रूट का ये टिप है। तो टिप को प्रोटेक्शन कौन देगा? ये आप देख रहे हैं, ये रूट टिप है। टिप को ढका रहता है कैप, जैसे कैप आप हेड पे पहनते तो आपको ना प्रोटेक्शन देता है। ऐसे ही जब ये रूट जमीन में अंदर की तरफ जा रहा होगा तो उसके नीचे ऐसे कैप लगा होगा। कैप का काम क्या है? वो टिप को प्रोटेक्शन देगा, ताकि जैसे मान लीजिए अब देखो नीचे जा रहा है, अब नीचे मिट्टी में कंकड़ पत्थर कुछ भी हो सकता है यार। तो इस पूरे रूट में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है पता है? ये रूट का टिप। इसमें जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रूट का टिप जो होता है बड़ा सॉफ्ट होता है, तो ये डैमेज हो सकता है अगर कैप ना होता। तो कैप का काम है प्रोटेक्शन करना। जैसे आप हेलमेट लगाते हो तो सीधा आपका हेड गिरो तो मिट्टी पत्थर के रोड के कांटेक्ट में सीधा आपका हेड नहीं आता, हेलमेट आता है, प्रोटेक्शन देता है। ऐसे कैप भी काम कर रहा है। तो थिम्बल लाइक है, प्रोटेक्ट, टेंडर मतलब यहाँ पे सॉफ्ट, एपेक्स मतलब टिप, बिल्कुल टिप जो बहुत सॉफ्ट होता है। टेंडर एपेक्स ऑफ रूट जब वो जमीन में अपना रास्ता बना रहा होगा, अंदर की तरफ जा रहा होगा। रूट वाइल मेकिंग पैसेज, रास्ता बना रहा होगा, वे बना रहा होगा इन द सॉइल, जब वो सॉइल में ना अपना रास्ता बना रहा होगा, जा रहा होगा, पेनिट्रेट कर रहा होगा तब। अब जैसे जो प्लांट पानी में ग्रो करते हैं, अब पानी में रूट को पेनिट्रेट तो करना नहीं होता है, तो उनमें पता है रूट कैप होता भी नहीं। काम ही क्या है यार, काम ही क्या है वहाँ पे? जो प्लांट पानी में है उनको पानी में रूट को पेनिट्रेट करना ही नहीं होता, तो तैरना होता है या सबमर्ज कंडीशन में रहना होता है, बहुत ज़्यादा अंदर जाना नहीं होता, तो
तो वहां पे रूट कैप होता ही नहीं है। जो रूट कैप है, ध्यान देना इंपॉर्टेंट है, एब्सेंट इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स को हम हाइड्रोफाइट्स भी बोलते हैं। जो प्लांट पानी में मिलते हैं ना, उनमें रूट कैप नहीं होता है, एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स। इसके अलावा आप देखोगे जो माइकोराइजल रूट होता है, माइकोराइजा का नाम सुना होगा, माइकोराइजल रूट एंड कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस। कोरलॉइड रूट ऑफ साइकस क्या मतलब है, देखिए जरा। ये जो रूट कैप होता है बेटा, जो प्लांट एक्वेटिक होते हैं, हाइड्रोफाइट्स होते हैं, उनमें एब्सेंट होता है। माइकोराइजा आपको बताया जाएगा। माइकोराइजा एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, म्यूचुअलिज्म है, बेनिफिशियल एसोसिएशन है फंजाई के बीच में और रूट के बीच में, हायर प्लांट के रूट के बीच में, दोनों के बीच में ना रूट और फंजाई का म्यूचुअलिज्म है। तो वहाँ भी उस रूट में भी आपको रूट कैप में नहीं मिलेगा। साइकस एक जिम्नोस्पर्म का प्लांट है, जिम्नोस्पर्म पढ़ोगे आप प्लांट किंगडम में, तो साइकस के रूट को हम बोलते हैं कोरलॉइड रूट, पढ़ोगे आप तो उसमें भी रूट कैप नहीं होता। अभी याद कर लो, आगे बताया जाएगा आपको। तो यहाँ एब्सेंट है। दूसरा था बेटा, आपने लिखा था, हमने दिखाया था, दूसरा रीजन था रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। तो इसके बारे में थोड़ा सा हम बता देते हैं आपको। तो आप देखेंगे ये जो आपको दिख रहा है, जो हमने येलो कलर में दिखा रखा है, ये मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं। इस पूरे रूट में सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही है। इसी रीजन के सेल्स ग्रो कर रहे होते हैं, डिवाइड कर रहे होते हैं, मेरिस्टेम ही डिवाइड करता है। तो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी कहाँ है ये रीजन? ये रीजन कहाँ है? रूट कैप के कुछ मिलीमीटर ऊपर, हम लिख देते हैं जस्ट फ्यू मिलीमीटर अबव रूट कैप के कुछ मिलीमीटर, जस्ट कुछ मिलीमीटर ऊपर होता है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। इस रीजन में जो सेल्स होते हैं बेटा, उनकी खासियत क्या है? इस रीजन में जो सेल्स हैं, सेल्स हैव डेंस प्रोटोप्लाज्म। डेंस प्रोटोप्लाज्म होता है सेल्स के बीच में, जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होते हैं। स्मॉल साइज्ड, सेल का साइज बहुत छोटा होगा। थिन सेलुलोजिक सेल वॉल, बिल्कुल कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं सेल्स, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड। जो सेल होंगे कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, उनके बीच में स्पेस नहीं होता है, इंटरसेलुलर स्पेस, बिल्कुल कॉम्पैक्ट होते हैं। एंड डिवाइड रिपीटेडली, वो बार बार डिवाइड कर रहे होंगे। ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी की एक खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक है, बार बार वो डिवाइड कर रहे होंगे। उनका थिन सेलुलोजिक सेल वॉल होगा, प्राइमरी नेचर का होगा सेल वॉल, और वो कॉम्पैक्टली अरेंज होंगे, बार बार डिवाइड कर रहे होंगे। इसके बाद आता है, इसके ऊपर आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो हम उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। ये आपने लिख लिया होगा। तो आप देखें, ये पूरा ना, ये यहां से यहां तक ये पूरा रीजन ऑफ इलोंगेशन है, रीजन ऑफ इलोंगेशन। तो क्या है इसका मतलब? आप देखिए, ये जो रीजन ऑफ इलोंगेशन होता है बेटा, इसका लोकेशन क्या है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी के जस्ट बगल में, प्रॉक्सिमल मतलब बगल में, डिस्टल मतलब दूर, ध्यान देना। तो ये लोकेटेड कहाँ है? लोकेटेड जस्ट प्रॉक्सिमल मतलब बगल में,
और डिस्टल का मतलब दूर, प्रॉक्सिमल मतलब बगल में ना, जस्ट प्रॉक्सिमल टू मेरिस्टेमेटिक रीजन, मेरिस्टेमेटिक रीजन, जो रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी है उसी के जस्ट बगल में है रीजन ऑफ इलोंगेशन। और इस रीजन के जो सेल्स होते हैं बेटा वो इनलार्ज हो रहे होंगे, उनका लंबाई बढ़ रहा होगा, इलोंगेट कर रहे होंगे, जिससे पता है रूट का लंबाई बढ़ता जाएगा। रूट इतना लंबा क्यों होता जाता है? इसी रीजन ऑफ इलोंगेशन की वजह से। इस रीजन में जो अंदर आप देखोगे, इस रीजन में जो सेल्स होंगे ना, वो सेल्स ऐसे इलोंगेट हो रहे होंगे, एक्सटेंड हो रहे होंगे, जिससे रूट का लेंथ बढ़ता जाएगा। तो सेल्स, इस रीजन के जो सेल्स हैं, सेल्स इलोंगेट होंगे, इनलार्ज होंगे एंड responsible for increase in root length, जिससे रूट का ना लंबाई बढ़ता जाएगा, लेंथ बढ़ता जाएगा। ये है रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब रीजन ऑफ इलोंगेशन के जस्ट बगल में क्या है, प्रॉक्सिमल में क्या है, रीजन ऑफ मैच्योरेशन। तो आप ये देख लीजिए, तो इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। लोकेटेड प्रॉक्सिमल, बगल में है इलोंगेशन के, तो रीजन ऑफ इलोंगेशन, जो रीजन ऑफ इलोंगेशन है ना, उसके प्रॉक्सिमल में है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। और इस रीजन के जो सेल्स होते हैं बेटा, ये बने किससे हैं जानते हो? इलोंगेशन वाले से ही बने हैं। इलोंगेशन वाला जो होता है वो जब डिफरेंशिएट हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, परमानेंट हो जाता है, डिवाइड करना बंद कर देता है, तो वही बना लेता है रीजन ऑफ मैच्योरेशन। हमने बोला था मेरिस्टेम, जो डिवाइड करता है वो मेरिस्टेम होता है। मेरिस्टेम से ही बना इलोंगेशन वाला, और इलोंगेशन वाला जब बंद कर दिया डिवाइड करना तो वही मैच्योरेशन बन जाता है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सेल्स ऑफ elongation region differentiate, वो डिफरेंशिएट हो जाते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब वो परमानेंट हो जाते हैं। ध्यान देना, परमानेंट का मतलब डिवाइड करना बंद कर देना, मेरिस्टेमेटिक का मतलब जो डिवाइड कर रहा हो। मेरिस्टेमेटिक वाला परमानेंट नहीं होता है। अगर कोई सेल हम बोल दे परमानेंट हो गया है, मतलब वो डिवाइड करना बंद कर दिया है, डिफरेंशिएशन इसको हम बोलते हैं। तो सेल्स ऑफ इलोंगेशन रीजन डिफरेंशिएट एंड स्टॉप डिवाइडिंग टू फॉर्म रीजन ऑफ मैच्योरेशन, वो मैच्योरेशन रीजन बना देता है। अब मैच्योरेशन रीजन वाला सेल डिवाइड नहीं करता है आमतौर पे। अब आप देखेंगे, ये बताइए, जैसे ये रूट है, रूट के बाहर सबसे बाहर क्या होता है? आप कभी पढ़ा हो इंटरनल स्ट्रक्चर, सबसे बाहर एपिडर्मिस होता है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, एनाटॉमी में आपको हम बताएंगे बेटा, पढ़ाएंगे। तो आप देखिए ये सब ना, ये सब बाहर का जो लेयर होता है एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस। तो रूट का जो आउटर कवरिंग होता है, आउटर कवरिंग, उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस। और रूट का जो एपिडर्मिस होता है, एपिडर्मिस तो बेटा चाहे रूट का हो, स्टेम का हो या लीफ का हो, सबको एपिडर्मिस ही बोलेंगे। लेकिन जो रूट का एपिडर्मिस होता है, ध्यान देना, रूट का जो एपिडर्मिस होता है उसको हम बोलते हैं एपिब्लेमा, या फिर हम राइजोडर्मिस भी बोलते हैं, राइजोडर्मिस, या फिर पिलीफेरस लेयर, ये भी हम बोलते हैं।
पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। तो आप देखिए some epidermal cells produce very small delicate का मतलब होता है बहुत सॉफ्ट, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम बोलते हैं रूट हेयर्स। और ये जो रूट हेयर होता है ये रूट का सरफेस एरिया बढ़ा देता है, ये सरफेस एरिया बढ़ा देता है फॉर वाटर एंड मिनरल एब्जॉर्प्शन। तो बेटा ध्यान देना, ये कोई एक सेल नहीं है यहाँ पे, ये एपिडर्मिस है रूट का। तो ऐसे हमने दिखाया है ना, ऐसे ये एपिडर्मल सेल्स हैं। एपिडर्मिस तो ये भी है सबसे बाहर का लेयर, और एपिडर्मिस तो ये भी है, लेकिन जो रूट हेयर होता है बेटा ध्यान देना, रूट हेयर कहाँ के एपिडर्मल सेल से निकलता है? मैचुरेशन रीजन के। ध्यान देना, सम एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन। फिर से सुन लेना, रूट हेयर किस रीजन के एपिडर्मल सेल से निकलता है? सम एपिडर्मल सेल्स ऑफ मैचुरेशन रीजन, यहीं से निकलेगा, यहां से रूट हेयर नहीं निकलेगा। जो मैचुरेशन रीजन के एपिडर्मल सेल्स होंगे, बाहर वाले सेल्स होंगे, उन्हीं से रूट हेयर निकलेगा। और हर एक सेल से निकलेगा भी नहीं, कुछ से निकलेगा रूट हेयर, कुछ से निकलेगा रूट हेयर। और जिस सेल से रूट हेयर निकला है, बना है, उसको हम बोलते हैं ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। ट्राइको मतलब हेयर होता ही है। तो बताइए, रूट हेयर प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉल्ड ट्राइकोब्लास्ट सेल्स बिलोंग टू व्हिच रीजन? मैचुरेशन रीजन। तो ट्राइकोब्लास्ट सेल्स क्या है? ट्राइकोब्लास्ट सेल्स मैचुरेशन रीजन के एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिससे रूट हेयर निकलता है। इलोंगेशन रीजन के एपिडर्मल सेल्स नहीं होते हैं, मैचुरेशन रीजन के एपिडर्मल सेल्स होते हैं जिससे रूट हेयर बनता है, याद रखना। तो इस लेयर को, इस एपिडर्मल लेयर को हम पिलीफेरस लेयर भी बोलते हैं। रूट एपिडर्मिस को एपिब्लेमा बोलते हैं, राइजोडर्मिस बोलते हैं, लेकिन हम इसको पिलीफेरस लेयर नहीं बोलेंगे। पिलीफेरस लेयर इसको बोलेंगे जहां से रूट हेयर निकलता है। तो आप देखिए, जिस रीजन से रूट हेयर निकलता है वो मैचुरेशन रीजन होता है। और किस सेल से निकलता है? एपिडर्मल सेल से। उस एपिडर्मल सेल को हम क्या बोलेंगे? ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। और उस पूरे लेयर को हम क्या बोलेंगे? इस पूरे लेयर को हम बोलेंगे पिलीफेरस लेयर। और इस सेल को हम बोलेंगे जिससे रूट हेयर निकला, ट्राइकोब्लास्ट सेल्स। तो आज का लेक्चर यहीं पे खत्म किया जाता है, खत्म करते हैं। आगे हम बताएंगे आपको टाइप्स ऑफ रूट्स। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।